नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टैंडर्ड क्लासेज में, जहां आज आपको लिए चलते हैं क्लास नंबर 60 ज्योमेट्री। सेकंड क्लास है ज्योमेट्री की और पूरा बैच का नाम है 75 क्लास में वर्दी हाथ में। और ये गारंटी के साथ हम कहते हैं, 100% गारंटी लेते हैं कि अगर आपने ये 75 क्लासेज मन के साथ की, ध्यान से की और एग्ज़ाम का थिंक प्रोसेस जनरेट किया तो गारंटीड आप जो है 75 क्लास में ही वर्दी को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपने केवल 75 क्लासेज को डाउनलोड करके रख लिया, केवल इन 75 क्लासों को किया, इस यहाँ से थिंक प्रोसेस जनरेट नहीं की, या आपने क्वेश्चंस को आगे नहीं पढ़ा, तो फिर आपको हम नहीं गारंटी ले सकते। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि इन 75 क्लास से एक आइडिया मिल रहा है आपको कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस टॉपिक से कितना पूछा जा रहा है और कहाँ से किस हिसाब से किस तरीके का क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने सिलेबस से कितना आ रहा है तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस कंपटीशन के इस दौर में आपको अपने तरीके में बदलाव करना है। चलिए आज आपको ज्योमेट्री की सेकंड क्लास में हम लिए चलते हैं, क्लास नंबर 60 CISF बैच की 75 क्लास जस्ट अब आप देखिए कि 4 भाग हम सफ़र पूरा कर चुके हैं, 5वें भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। अगर पूरे 75 क्लास को 15-15 के बकेट में डाले जाए तो आज चौथा पार्ट पूरा हो रहा है। 4 पार्टों का मतलब है आप 80% सिलेबस को कवर अप कर चुके हैं। तो चलिए आज आपको इस क्लास में लिए चलते हैं। पहली क्लास का आज इस ज्योमेट्री की दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन। और चलिए उन्होंने कहा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 5 है, तो सबसे छोटे कोण का माप डिग्री में क्या है। देखिए आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब 2, 3, 5 यानी 2 + 3 + 5, 5, 3, 8 और 2 10, 10 बराबर किसके हो गए 180 के। यहाँ से 1 बराबर किसके हो गए 18 के। आपको चाहिए सबसे छोटे कोण की माप। बेटा सबसे छोटा कोण कौन है 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 18 गुना 2, 18 दूनी 36 डिग्री आपका कोण हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए जरा भाई। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मुझे अगर पता है और मैंने उसमें अगर इसको मैं वैल्यूएट कर दूं, मैं उसमें अगर इस वैल्यू को वैल्यू रख लूं, तो मुझे जितना आसान हो रहा है, कुछ नहीं करना है, बस रेशो को प्लस करके 180 के इक्विवेलेंस में रख देना है। और जैसे ही आप 180 के इक्विवेलेंस में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 की वैल्यू मिल जाएगी। और वो 1 की वैल्यू जाकर आप छोटा पूछे तो छोटे के साथ रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़ा पूछे बड़े के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस के साथ। ऐसे नहीं कि डिफरेंस पूछ लिया तो आप डिफरेंस निकालने चले गए, नहीं, आप डिफरेंस यहाँ निकाल लीजिए ना। 5 में मान के चलिए बड़े और छोटे का डिफरेंस पूछता, 5 और 2 3, 3 का डिफरेंस है तो 3 निकाल देते डायरेक्ट। ऐसे नहीं कि पहले 5 निकालने गए फिर 2 निकालने गए, तो ये आपका गलत तरीका हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 मीटर है। किलोमीटर याद आ रहा है बेटा, 14 मीटर उनके 14 सेंटीमीटर उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे की चाहिए x। तो कुछ नहीं करना है भाई, दोनों का जोड़ x + के 8 बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा 14 के। तो x बराबर क्या 8 को दूसरी तरफ ले लें। दोनों त्रिज्याओं का योग ही, जब वो बाह्य स्पर्श करते हैं तो दोनों त्रिज्याओं का योग ही उन त्रिज्याओं के बीच की दूरी होती है। जब वो इंटरनली टच करते हैं, ऐसे देखिए बड़े के साथ छोटा ऐसे टच करें, ठीक है ना, इधर मान के चलिए वो टच कर रहा है, तो जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है डिफरेंस होता है। ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले ये पूरा कर लेते हैं। 14 - 8 x = कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। देखिए जब बाह्य स्पर्श करें, बाह्य स्पर्श पर बेटा समझ लीजिए कुछ चीज़ें लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ।
बाह्य स्पर्श पर केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी बराबर बड़े आर प्लस छोटी आर, दोनों उनकी त्रिज्याओं का योग। और अंतःस्पर्श करने पर, जब वो त्रिभुज अंतःस्पर्श कर रहा हो, अंतःस्पर्श करने पर क्या होगी, केंद्रों के बीच की दूरी d ले लेता हूँ, तो तब बड़ी आर में से छोटी आर माइनस होगी, और यहाँ d जो रहेगी बड़ी आर और छोटी आर प्लस होगी। तो मेरा बाह्य स्पर्श कह रहे थे, समझे ना। तो बाह्य स्पर्श में मैंने क्या कहा, केंद्र के बीच की दूरी दे रखी है, 1 की दे रखी है, मैंने घटा के लिखा दिया। तो इतना आसान क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कुछ और लगा रहे होंगे। भाई सबसे बड़ी मेन बात क्या है, हमको पता होना चाहिए ना, तो वो पता होना चाहिए, और वो ही पता करना है हमें इन क्वेश्चंस को बार बार करके। समझ पा रहे हैं ना। देखो ये दो चीज़ें आप विशेष रख लीजिए, ये दो चीज़ें आप विशेष रख लीजिए कि बाह्य स्पर्श करने पर केंद्रों के बीच की दूरी d = r + r होती है, और अंतःस्पर्श करने पर केंद्रों के बीच की दूरी d r - r होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण x + y = 0 और 5y + 7x = 24 mn पर मिलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन ये है mn पर मिलते हैं, अगर आप मिलना समझ गए और तो m + n का मान बताना है आपको। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप दो तरीके से इस चीज़ को समझिए। मिलने का मतलब है जब दो लाइन, स्ट्रेट लाइन किसी उस पर, मान चलिए एक्सिस में दो लाइन है और वो आपस में कहीं मिल रही हैं, मान चलिए सपोज दैट करिए कि वो यहाँ मिल रही हैं, ध्यान से समझिए, वो अगर यहाँ मिल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन है। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू है। एक्चुअल में ये mn कुछ नहीं है, x और y की वैल्यू है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु। कैसा है, प्रतिच्छेद बिंदु। तो अब आपके पास बहुत मेथड होते हैं इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए। x + y = 0 है, दूसरी 5y + 7x = 24। देखिए क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा बहुत दिया है, तो उसको ध्यान रखिए। यहाँ से बेटा मैं क्या कर दूँ, y को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो x = -y हो गया। ध्यान से दीजिए, इधर प्लस है, 0 की तरफ गया तो -y, और ये वैल्यू उठाकर मैं इसमें रख रहा हूँ x की जगह, तो 5y + 7 और -y = 24। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, और वैसे मैं इसका आंसर तो मुझे यही मिल गया है, लेकिन आप फिर भी कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसका करना हो जाए। 5y - 7y = 24, मान के चलिए प्लस ना दे के गुना दे देता, तब मैं सोच रहा होता, तो कितना हो जाएगा, -2y = 24। भाई 7y में से 5y घटे माइनस के, और इस -2 से -12 टाइम, तो y = -12, तो x हो गया +12। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो भी क्या हो रहा है बेटा, 0 आ रहा है। लेकिन मैं अब इस चीज़ को आपको करके दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, वो समझिए। ऐसे ये मैंने समझ लिया कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर नहीं बनना है तो ऐसे बनेंगे। mn दे रखा है, m + n पूछ रहा है, तो कुछ मैं चीज़ें आपको और विजिट करा देता हूँ जो आएगी प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपको नहीं आएगा। ये तो है आपको एक रैंडम तरीका है जो आप नॉर्मली लगाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट वर्क करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करें, तो देखिए कितना आसान हो रहा है, वो भी समझ लीजिए। देखो अब समझो कैसे, m + n यानी x y की जगह क्या रख दूं मैं, m और n रख दूं। तो पहली इक्वेशन में m + n = रखा तो 0, दूसरी में मैं 5n + 7n = 24 बनेगा m = तो मुझे इसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, m + n, मतलब m + n कितना दिया, 0। एक तरीका ये भी है।
दूसरा तरीका है x प्लस वाई इक्वल टू 0 आपको मिला, x इक्वल टू माइनस के वाई मिला, x इक्वल टू माइनस के वाई, तो यहाँ अगर वैल्यू रख दें तो माइनस के वाई प्लस के वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगी, वाई से वाई कैंसिल, भाई x की भी वैल्यू मैंने वही रख दी, x और y की वैल्यू है ना, ये x और y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू मैंने माइनस वाई रख दी, y की वैल्यू मैंने प्लस के वाई रख दी, तो इक्वल टू 0, तो मेरा आंसर तो 0 आ रहा है। बहुत मेथड है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट समझ लूँ, थोड़ा सा स्मार्ट बन लूँ, थोड़े से स्मार्ट प्रोसेस में अगर मैं आ जाऊँ, तो मुझे दिखते ही आ जाएगा कि m प्लस n इक्वल टू 0, पहले लिटिल बिट एक सेकंड में। और जब हमको नहीं पता होता है, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से या ज्योमेट्री से डर रहे होते हैं, अलजेब्रा से डर रहे होते हैं, तो हम ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं जो होना चाहिए। और जो बच्चा इनसे डरता नहीं है, जिसने प्रैक्टिस की है थोड़ा बहुत, वो जिसने इसको पढ़ा है, वो इन क्वेश्चंस को करके आपसे एक कदम आगे चला जाता है। तो आपको भी स्मार्ट रहना है, तो टॉपिक तो बेटा कोई छोड़ना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप हार्ड लेवल ना पढ़ के सबका इजी लेवल पढ़ लीजिए, अपने लेवल के अनुसार पढ़ लीजिए, लेकिन छोड़कर पेपर आप ये माने कि कोई सी चैप्टर को, किसी से क्वेश्चन को मैं छोड़कर आगे बढ़ूँ, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपने वो क्वेश्चन छोड़ा, आपसे ज़्यादा बेहतर करने वाले लाखों लाइन में होंगे। तो छोड़ना तो आप सपने में नहीं है। आप ट्रिक बनाइए कि मैं इसको ज़्यादा सिंपल तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से कर कैसे सकता हूँ, मैं इसके लिए क्या प्रयत्न करूँ, मैं इसके लिए क्या बेहतर करूँ कि जो मुझे ये आसानी से मिल जाए, तब तो आप बनेंगे। और खुद की ट्रिक लिखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपको बेहतर लगे वो ट्रिक बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्यास वाले वृत्त में दो समानांतर जीवा है, और व्यास तो दिया ही नहीं है, चलिए कोई भी व्यास वाले वृत्त में दो समानांतर जीवा है। यदि एक जीवा की लंबाई 24 तथा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है, तब दूसरी जीवा की लंबाई, कोई नहीं, व्यास वाला कोई भी वृत्त होगा वो अपने आप देखेंगे, देख लेंगे अगर क्वेश्चन बनना होगा, नहीं तो सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए, उन्होंने क्या कहा, कोई ABC जो भी वृत्त का व्यास होगा, दो समानांतर जीवाएं हैं। समानांतर जीवा का मतलब ऐसे दो जीवाएं, ये सेंटर है, और इन दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है बेटा, वो है 21 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा ना, जीवाओं के बीच की दूरी कितनी, 21 सेंटीमीटर। ठीक, एक जीवा की लंबाई 24 है, मान के चलिए मैंने इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर ले ली, तो आधा आधा बांटता है ये बीच में से, सेंटर से जाने वाली लाइन उसको आधा आधा बांटती है। और अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि एक मैंने ऐसे डाल दी और एक मैंने ऐसे डाल दी, ये मैंने O लिया, ये AB, और ये मैं CD ले रहा हूँ। तो आपको समझने वाली बात यह है कि OA इक्वल टू OC है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, OA और OC इक्वल है, दोनों त्रिज्या हैं। अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, CD बतानी है। और ध्यान से समझने वाली बात यह है कि टोटल की लंबाई आपको 21 दी हुई है, 24 वो दिया हुआ है, तो उसका 12 कर दिया। अब देखिए OA निकालूं मैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं 12 का स्क्वायर कर रहा हूँ बच्चा, प्लस 21 माइनस एक्स का, अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये 21 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। ये OA की डिस्टेंस आ रही होगी स्क्वायर की, OA स्क्वायर की। मैं ऐसे ही OA स्क्वायर की निकालूं, OA की निकालूं तो देखिए OA ऐसे नहीं बेटा, अब डायरेक्ट निकाल के रखिए, ठीक है ना, डायरेक्ट रख रहे हैं। तो OC की स्क्वायर जो आएगा, मुझे CM ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ, M, तो CM स्क्वायर ये वाली लाइन प्लस x स्क्वायर ये वाली लाइन OC के बराबर होगी। अब कैलकुलेट कर दो, अगर बनना है तो बनाइए, 144 प्लस इन दोनों का होल वर्क करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर व्यास मुझे दिया हुआ होता तो मैं बड़ी आसानी से त्रिज्या रख के आंसर आसानी से निकाल रहा होता, लेकिन चलिए व्यास नहीं है, व्यास बिना के भी हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका A की 2 प्लस B की 2 प्लस ऐसे खोलेंगे, तो भाई देखो बिना व्यास के तो ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है, ठीक है ना। मैं कुछ भी व्यास ले लेता हूँ, मैं 10 व्यास मान लेता हूँ, 10 मान लूँ, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर व्यास मान लीजिए। चलिए 26 सेंटीमीटर व्यास वाले अब रख दीजिए, 26 सेंटीमीटर व्यास वाले रखें तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, समझ रहे ना आप, दो इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ से मैं यहाँ की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से यहाँ की वैल्यू निकालूंगा, फिर यहाँ की निकालूंगा।
क्योंकि ऐसे करने में बन नहीं रहा है क्वेश्चन। मैं यहाँ से पुट करूँ, ये स्क्वायर से स्क्वायर दोनों ओर ब्री कट जाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर एक्स अटक जाएगा, फिर बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जो CISF लेवल पर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन सकता, बनेगा क्वेश्चन, लेकिन CISF लेवल से अलग हो जाएगा। तो देखिए अब 13 को मैंने मान लिया है कि चलिए, तो मैं दोबारा से इसको मिटा देता हूँ, तब करते हैं इसको। क्या करते हैं, इसको 26 सेंटीमीटर व्यास मान लेते हैं और समानांतर भुजाओं का जीवाओं का फिर हम वही उपक्रम कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से मैंने ऐसे, कोई घबराहट नहीं, पेपर में गलती होने के गुंजाइश कम होते हैं। ये 12 और ये टोटल है 21 और ये व्यास 26 है तो 13 हो गई, 13 12 तो ये कितना हो गए 5। तो अब इधर वाला निकाल दो बेटा। देखो इधर से 13 13 में 169 इक्वल टू 12 12 में 144 और प्लस के एक्स स्क्वायर, तो इधर ये घटाया तो 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 5 इक्वल टू एक्स हो गया। ऊपर की वैल्यू 5 आ गई। जब ये यहाँ तक की वैल्यू 5 है और 21 इधर बेटा दे रखी है टोटल की, तो 21 में से 5 घटाओ तो कितना बना 16। और ये कितना, ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है ना देखिए यही लफड़े हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे बड़ी ये मिल रही है, इससे बड़ी हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी ये हो नहीं सकती, 16 नहीं हो सकती, इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही बड़ी होगी तो दिक्कत हो जाएगी, समझ है ना, जैसे ही बड़ी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कमी है, उसको देख लेते हैं। कोई ना कोई तथ्य छूटा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 26 भी अगर मैंने माना तो 26 से भी नहीं हो रहा है। तो हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 10 मान लें, 10 मान लेते हैं तो 5 5 12 हो जाएगा। 10 मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर व्यास का, चलिए करके तो दिखाएंगे बेटा जरूर। चलो 10 सेंटीमीटर व्यास मानिए, 10 सेंटीमीटर माने तो फिर मुझे क्या करना है, यही काम वही, मतलब आप एक प्रक्रिया समझ गए कि भाई प्रक्रिया में ये हो रहा है, तो ये 5 ये 12, ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटी नहीं हो सकती इससे भाई हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये छोटा नहीं हो सकता इससे, तो इसलिए मैं इसको इतना तो ले ही नहीं सकता, इससे छोटा मैं इसको नहीं बना सकता। क्योंकि चलिए मैं बना भी लूँ इससे छोटा तो 5 5 पे कैसे, इसमें 5, चलिए 5 और 12 5 में से 12 घटाएंगे कैसे बनेगा बताओ जरा, नहीं बनेगा ना। तो मुझे ये चीज़ है कि इसमें कोई डाटा मिस है, नहीं तो मैं एक बार प्रयास उससे कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन को कोई टेंशन ना लेंगे। चलिए तो वहाँ भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। देखिए हमसे भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो जब डाटा इनसफिशिएंट होगा, डाटा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि व्यास जो था वो व्यास गायब है, वो गलती से लिखना भूल गए हैं, तो व्यास गायब है, तो व्यास की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ो, चलो इसको बताओ। चलिए AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इस प्रकार केंद्रक है कि AO 10 सेंटीमीटर, OD की लंबाई ज्ञात कीजिए। OD की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए त्रिभुज ABC है, ABC, ध्यान देने वाली बात है। ABC की माध्यिका AD है, AD माध्यिका है और इसका केंद्रक O है, यहाँ मैंने केंद्रक O मान लिया। और AO जो है ये 10 सेंटीमीटर है, आपको OD चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। समझ आ गया क्या करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, AO इक्वल टू OD जब केंद्रक दिया हुआ हो तो 2:1 में होती है। किस में होती है बेटा, 2:1 में होती है। तो ये 2 बराबर किसके, 2 बराबर किसके 10 के, तो 1 बराबर किसके 5 के, 1 बराबर किसके 5 के। देखो 2 बराबर AO 2 है तो 2 बराबर 10 के मैंने रख दिया, तो OD कितनी है 1 ही मुझे चाहिए, 1 बराबर 5, तो आंसर आपका B आ गया, है ना, है सिंपल। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्रक जो है उसको 2 भागों में ब्रेक करता है। अगर आपको ये पता है कि केंद्रक जो है, जब केंद्रक किसी माध्यिका को पे से होकर जाता है तो वो जो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलिए अब आप सीख गए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। O केंद्र वाले वृत्त का चाप ABC केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। AB को P तब तक बढ़ाया गया तब PBC ज्ञात कीजिए। AB को P तक
बढ़ाया गया तब पी बी सी का मान ज्ञात करना है। देखिए ओ केंद्र वाला है, कोई वृत्त है ओ केंद्र वाला, ध्यान से समझने वाली बात है। ओ केंद्र वाला मैंने वृत्त ले लिया और इस पर ये जो है ए बी सी, वृत्त का जो चाप ए बी सी है वो इस पर 130 डिग्री का एंगल बना रहा है, केंद्र पर 130 डिग्री का। अब ए बी को, ए बी सी को ए ऐसे ले लेना, ए बी सी, चलिए ए बी सी, वृत्त का चाप ए बी सी ऐसे लिख दो, इसमें यही तो दिक्कत है। चलिए बी सी, ये हमने बी और ये सी। अब ए बी को तब बढ़ाया गया जब पी बी सी बनाना है। ये पी पर, पी कोई बिंदु है यहाँ, और पी तक बढ़ाया गया है ए बी को, कहीं तक भी देख लीजिए इसको, पी बी को ए तक ऐसे ऐसे। ये मैं शॉर्टकट में आपको ऐसे बता देता हूँ, ऐसा चित्र बन रहा है। आपको चाहिए पी बी सी, पी बी सी, तो अच्छा पी बी सी चाहिए आपको, बी ये ले लीजिए, ए ये ले लीजिए। अब ये आपको चाहिए पी बी सी। कुछ क्वेश्चन में डाउट है क्या, डाटा इनकरेक्ट है क्या? दोबारा से समझिए, ए बी सी केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बनाता है, ए बी सी 130 डिग्री का कोण बना रहा है। ए बी को पी तक, ए बी को पी तक बढ़ाया गया, तब पी बी सी की वैल्यू चाहिए, पी बी सी की वैल्यू वो पूछ रहे हैं कि पी बी सी की वैल्यू। अब लेकिन ए बी को कहाँ से बढ़ाएं? ए बी अगर मैं इसको मानूं तो ए बी सी वो नहीं बनना है, चाप नहीं बनना है। चलिए ज़रा, हाँ देख लीजिए ज़रा, केंद्र पर 130 डिग्री का, ऐसे ऐसे बता देते हैं, केंद्र पर 130 डिग्री का एंगल बन रहा है, और PBC जो बनेगा, एंगल PBC जो बनेगा वो बनेगा परिधि पर। वो किस पर बनेगा? परिधि पर, क्योंकि ABC तो परिधि पर है ना। ये तीनों पॉइंट कहाँ हैं? ABC परिधि पर है, और इनके द्वारा जो सेंटर पे बना कौन? 130 है, ठीक है। और ए बी को जो है इस तरीके से बढ़ा दिया गया है कि वो जो है P तक बढ़ाया गया है ए बी को, तो वो जो है उस पर कोई ए बी को P तक बढ़ाया गया है, तो PBC ये एंगल चाहिए। अच्छा आ गया, ठीक है। और इसके द्वारा ये जो एंगल बनना है ये बनना है 130 का। अब ध्यान से समझिए, ए बी को P तक बढ़ाया गया है, ऐसे बढ़ाया गया, तो PBC ये एंगल चाहिए बेटा, ये एंगल चाहिए। समझ गए? अब समझिए, जो भी है पहले नहीं बनना था, ये पर्दी पर नहीं बनेगा, ये आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन को, मैंने कहा ना इमेज जरूरी है, इमेज माइंड पर आना जरूरी है। अगर आपने इमेज नहीं बनाया ठीक तो नहीं हो सकता। चलिए आंसर, तो आंसर मिलाने को कहीं से मिला दीजिए। देखिए ज़रा, अब 130 है, मैं यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये कंस्ट्रक्शन ऐसे कर लिया, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पर्दी केंद्र पर बना कौन, तो पर्दी पर बना कौन? इसका आधा 65 डिग्री। सामने चक्रीय चतुर्भुज बना, तो ये 180 में से 65 घटा दीजिए, 180 माइनस 65, ठीक है। 180 माइनस 65, और दोनों लीनियर हैं तो 180 में से फिर इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया? वही 65 लौट आएगा। 180 में से मैं 180 माइनस 65 को घटा दूं तो कितना आ जाएगा? प्लस के 65 ही, वही 65 लौट आएगा। मतलब पर्दी पर बना कौन ही इसके बराबर होता है, तो ये 65 ही हो गया, ठीक है। 65 डिग्री आपको आंसर आ गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप देख लीजिए। मतलब आप समझिए। अब मैं आपको ये ड्राइंग समझा देता हूँ कि ये ड्राइंग कैसे है और क्या कहना चाह रही है, इसका नोट समझ लीजिए। मान के चलिए कोई ऐसे लाइन है, ऐसे आप बनाना चाहें, और इसको मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ ऐसे। इसके द्वारा कोई ऐसे ऐसे कोई बिंदु है, यहाँ सी बिंदु ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये एंगल आपसे पूछा जाए तो ये एंगल जो है ना परिधि पर बने एंगल के बराबर होगा बेटा, इस एंगल के बराबर। यानी आपको ऐसे क्वेश्चन में देखते ही क्या करना है, अगर ये इस तरह का PBC चाहिए, आपको ये एंगल चाहिए, तो आप समझिए इस चीज़ को
कि आप इतना आसान कर पाएंगे कि ये परिधि पर बने कोण के बराबर ही होता है और परिधि पर बने कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र ओवर हाफ परिधि होगा और ये दोनों सेम होते हैं। केंद्र ओवर हाफ परिधि होता है। आप ये समझिए, केंद्र का जो कोण है वो परिधि के 2 गुना के बराबर होता है और उस मेथड से मैंने PBC निकाल दिया। बहुत सिंपल है, आप एक बार समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप चलना स्टार्ट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। त्रिभुज, थोड़ा सा डाटा इधर से उधर हो जाता है तो क्वेश्चन को घूमने लगते हैं कि पता ना कैसा क्वेश्चन है। चलिए, त्रिभुज ABC का केंद्रक है G। त्रिभुज मैंने ABC ले लिया, ABC, ABC का केंद्रक है G, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ABC का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे का क्षेत्रफल है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उनको चाहिए GBC का। ध्यान से समझने वाली बात ये है, यहाँ से मैं करस्पॉन्डेंस डाल दूँ तो 1 2 3, ये केंद्रक जो है उसको 3 त्रिभुजों में डिवाइड करता है। यानी ये ध्यान से समझिए, GBC, एरिया ऑफ GBC ट्रायंगल्स एरिया इक्वल टू 1/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का जो एरिया है उसके 1/3 के बराबर होता है, क्योंकि 3 ट्रायंगल्स क्रिएट होते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको बना दूँ तो ऐसे बना दूँ, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल, अब देखिए 1/3 गुना कितना, ये 60 दे रखा है, मैंने 60 रख दिया। 3 से कितनी बार, 20 बार, तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिल रहा है। मुझे बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपने, मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ, आप 6 महीने का टारगेट लेकर चल रहे हैं किसी वैकेंसी को लेकर, समझिए ज़रा, 6 महीने का मतलब है 180 दिन। 180 दिन में अगर आपने पर डे कुछ ट्रिक्स बनाकर अपने आप को तैयार किया, पर डे 5 ट्रिक का अगर हम बात करें तो 18 पंजे 90, 900 ट्रिक्स पर आप काम करेंगे। केवल पर डे 5 ट्रिक्स को आपको लिखना है, मेमोराइज करना है, उन पर प्रैक्टिस करनी है। और 5 ट्रिक का मतलब 10 या 20 क्वेश्चन। क्या पर डे 20 क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर सकते? 900 ट्रिक होंगी, 900। पूरे मैथ में 900 ट्रिक नहीं मिलेंगे। एक चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके 10 ट्रिकों में ख़त्म करिए। और मैं कहता हूँ ट्रिक नहीं, बेस में ख़त्म करिए। 900 तरीके होंगे आपके पास मैथ को करने के लिए। अब तो भैया 9000 भी कम पड़ेंगे अगर आप पूरे मैथ को जानने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन आप अगर एक SSC GD CISF जैसे MTS जैसे छोटे लेवल के एग्जाम्स को जा रहे हैं, वनडे एग्जाम्स को जा रहे हैं, तो उनमें 900 से 1000 ट्रिक्स का आपके पास बोनस हो जाना अपने आप में बहुत होता है। और इनको ट्रिक्स को लिखकर जितने दिन आपको मिले उनको लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार कंटिन्यूसली उन पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए। मैं देखता हूँ कैसे नहीं होता है, मैथ कैसे नहीं आता है, लेकिन आप उनको नहीं करना चाहते, आप कुछ और ही करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बताओ। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों के बीच का अनुपात 1/6 है। 3 कोणों के बीच का अनुपात है और चौथे कोण का मान दे रखा है 45 डिग्री। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों में क्या अंतर है? और लो जी, 3 का देकर चौथा वो दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, 360। उसमें से 1 घटा दो 45 का, -10 में से 5 घटे 5, 5 में से 1 5, 315। यानी इन तीनों का जोड़ किसके बराबर है? 315 के। तो जोड़ो, 1 + 6 + 2 = कितना? 315। 6 और 2 8 और 1 9, 9 बराबर बेटा 315। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर निकालो। 1 बराबर जल्दी से 9 × 27 और 4 बचा, 9 × 5 = 45। 1 बराबर 35। तो एक तो 1 ही 35 हो गया, दूसरा 2 निकाली, 35 दूनी 70 हो गया, तीसरा बड़ा होगा। तो 35, वो कह रहे हैं कि चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटा। तो सबसे छोटा एक तो मुझे कितना दिया हुआ? 45। एक तो मेरे पास 45 है ही, ये एक 35 एक 70, एक 6 की गुना कर लीजिए। 6 पंजे 30 की 0, हासिल को 3 और 6 × 3 = 18, 3 = 21, 210। तो सबसे बड़ा तो मुझे मिल गया 210। और सबसे छोटा मुझे कितना मिल गया? 35। क्योंकि बड़ा तो मेरे समझ में सीधी सी बात है। ये मुझे क्यों करना पड़ा? अगर 45 ना दिया होता तो मैं ऐसे ही निकाल लेता कि बड़ा छोटा कौन है। तो मुझे 35 और वो छोटा हो गया, इन दोनों को घटा दीजिए। घटाइए, 5 घटे 5, 0 में से 3 घटे 7 और 175 डिग्री आपका आंसर। बताइए क्या इसमें था?
अरे चौथा मान दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, उनमें से एक को निकाल दो, जिन जिन का रेशो दे रखा है उनको रेशो के साथ कंपेयर कर लो। इसमें ऐसा क्या सोच रहे हो? जैसे ही उसने चौथे कोण का मान दिया, 3 रेशो दिए, हम सोचने पर जाते हैं, पता ना यार, पता ना सर, पता ना भैया, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। अरे भैया क्या करें उसमें? अरे 45 को निकाल के तुम तीनों का रेशो ले लो, तुमको तीनों का सम चाहिए वहाँ से एंगल निकालने के लिए, वो तुम्हें मिल गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। लेकिन आपको अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का मान पता नहीं, आपको अगर बाकी चीज़ें नहीं पता, तो आप कैसे करेंगे? चलिए आगे बढ़ो, आप तो पता चल गया, अब आप कर लेंगे। किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात 10:4 है, ठीक है ना, 10:4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुभुज में भुजाएं, बाह्य और अंतःकोण का अनुपात 10 नहीं है, फिर तो बाह्य और अंतःकोण का 1:4 है बेटा, क्योंकि बाह्य छोटा होगा, अंतःकोण बड़ा होगा। चलिए 1:4 है, ये स्लैश लग गया है कैसे, 1:4 का अनुपात है। तो बाह्य देखिए, बाह्य कोण 360/n, ध्यान से समझो, बाह्य कोण, अंतःकोण n-2 गुना 180 डिवाइडेड बाई n, और किसके बराबर है? 1 और 4 के बराबर। n से n कैंसिल, 18 से ये 202 बार, तो 2/n-2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, n-2 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 2 प्लस के 2, n इक्वल टू 4, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। 10 और 4 दे रखे होते तब हो जाता। तो कितना हो गया? n बराबर 4 हो गया। चलिए n बराबर 4 ये आपका आंसर आ रहा है। 10 और 4 ले लेते हैं, तो आपको पता चला कि 360, जब अनुपात दिया हो ना, बाह्य बाह्य का टोटल का रख दीजिए, n से n कैंसिल आउट फिर भी हो जाएगा, और 180/10/4 देख लेते हैं। यहाँ से भी क्या, 2 से ये क्या 5 n माइनस के 5 दूनी 10 इक्वल टू 4, 5n इक्वल टू 14, बताए होगा? नहीं होगा, क्योंकि n इक्वल टू 14/5 जो कि मान्य नहीं है, इनवैलिड, कभी भी बजाय टूटी फूटी नहीं आती। तो n बराबर कितना हो गया? 4। इस बार ऑप्शन आपका 4 नहीं, कोई बात नहीं, आप तरीका सीख गए। बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात चाहे आप योग में लगा दीजिए, चाहे आप एक में लगा दीजिए, बहुभुज में भुजाओं की संख्या 4 आ गई। क्लियर है? बहुत सिंपल। और देखिए इंपॉर्टेंट इतना है कि बहुभुज पर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, बहुभुज पर क्वेश्चन हमेशा से पूछा ही जाएगा। आप इस बात का ध्यान रख के चलिए, ऐसा नहीं हो सकता कि बहुभुज से क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो बहुभुज से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए इसको करिए। एक वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर की है, वृत्त की जीवा 8 की, और केंद्र और जीवा के बीच लंब दूरी 3 की, ठीक है। अब आपको बताना है बेटा ये त्रिज्या, तो 4 इसको आधा कर दिया, 4 में बट गए, और 4 और 3 और पाइथागोरस त्रिक के साथ 3 और 4 की पाइथागोरियन त्रिक क्या है? 5। ऐसे बता देता हूँ 5 सेंटीमीटर, क्या ज़रूरत है पाइथागोरस लगाने की? नहीं तो लगा लो, 3 3 9, 4 चौक 16, अंडर रूट 25 का क्या आया? 5, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर आपको मिल रहा है। बिल्कुल सिंपल वे में पढ़िए, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना हो। चलिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना हो। चलिए जरा, ऐसे वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का माप निकालिए जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 28। वृत्तखंड के केंद्रीय कोण, वृत्तखंड देखिए 2πr लंबाई है, और θ/360 इसकी लंबाई होगी वृत्तखंड की, इक्वल टू, ये किसके बराबर बेटा? 22 के बराबर है, ठीक है। r कितनी है? वृत्त की त्रिज्या 28, तो 28 रख दीजिए। 2/22/7 गुना 28 गुना θ/360 इक्वल टू 22। अब कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 22 को तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, 1 ले लेता हूँ इधर, और 7 से मैं इसको 4 बार, और 4 दूनी 6 से मैं इसे 60 बार, तो θ/60 इक्वल टू मुझे मिला 1। तो बेटा θ इक्वल टू कितना हो गया? 60। बताइए मुझे क्या कोई दिक्कत है? ये देखिए, वृत्तखंड की लंबाई जैसे ही मुझे कही तो 2πr होती है पूरे वृत्त की, और वृत्तखंड की लंबाई कह रहे हैं छोटे से पार्ट की, तो टूटेगा किससे? θ/360, उसमें 7 में ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है? बहुत आसान से समझ में आ रहा होगा। चलिए, आज की आपकी क्लास ओवर होती है। आप इन्हीं क्लासों के साथ अपने आप को थिंक प्रोसेस जनरेट करिए, बेहतर करिए, और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है ना। कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। कहेंगे कि आपसे भी नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे। डाटा है, स्टैटिकल डाटा, किसी क्वेश्चन में जब गलत हो जाता है तो मैथ में उस क्वेश्चन का हल संभव नहीं होता है, ठीक है। और रैंडम में क्या क्वेश्चन बनाऊं?
चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहिए। 75 क्लास आपके पास CISF में हैं, जिसमें से 60 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए नेक्स्ट 15 क्लासों के लिए भी आप बने रहिए स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के साथ। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब चैनल नेम स्टैंडर्ड क्लासेज, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बढ़ा दीजिए लोगों के पास, नीडी पर्सन्स के पास। जय हिंद, जय भारत।